बीजेपी अयोध्या में हार गई जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बीजेपी चित्रकूट यानी बांदा में हार गई जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साल बिताए। बीजेपी सीतापुर में भी हार गई जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। बीजेपी बस्ती में हार गई जहां भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी का निवास स्थान है। बीजेपी सुल्तानपुर में भी हार गई जहां भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए गोमती नदी में स्नान किया था। बीजेपी प्रयागराज में हार गई जहां भगवान श्री राम वनवास जाते समय भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। बीजेपी नासिक में हार गई जहां भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काटी थी। बीजेपी कोपल में हार गई। कोपल यानी प्राचीन समय का किष्किंधा, जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान की जन्मभूमि है। बीजेपी रामनाथपुरम में हार गई जहां के रामेश्वरम में खुद भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। बीजेपी हर वो सीट हार गई जो भगवान श्री राम के नाम से जुड़ी थी, जबकि उनका मेन मुद्दा भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगना ही रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पुरानी बातें हैं, ये सब मैं आपको हफ्ते की हाइलाइट्स में क्यों बता रहा हूँ। देखिए, हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनका रिजल्ट पिछले हफ्ते ही आया। इन 13 सीटों में से इंडिया अलायंस ने 10 सीटें जीत ली और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह रही कि बीजेपी बद्रीनाथ सीट को भी कांग्रेस से हार गई। इस हार के बाद विपक्षी कह रहे हैं कि भगवान ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, वही कांग्रेस कह रही है कि भगवान श्री राम ने भाजपा का साथ पहले ही छोड़ दिया था। अब नारायण ने भी बीजेपी को सजा दी है। चलिए अगली खबर पे आते हैं। बीते हफ्ते 18 जुलाई को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। पिछले महीने ही कंचनजंगा एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल भी जून के महीने में बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें 296 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1000 लोग घायल हो गए। बार बार रेल हादसे हो रहे हैं और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी रील बनाने में और मोदी जी को रीट्वीट करने में बिजी हैं। मंत्री जी, बार बार रेल हादसे हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बताता हूं, पहले ये देखो। अगली खबर है यूपी से। दरअसल यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से एक लेटर जारी हुआ और इस लेटर में अलग अलग जिलों में तैनात बड़े बड़े पुलिस कर्मियों से एक राय मांगी गई। और राय इस चीज पर मांगी गई कि जो मिनिस्ट्रियल भर्ती होती है, उनकी सीधी भर्ती करने के बजाय पुलिस वालों को आउटसोर्सिंग लिया जाए। मतलब कि नेताओं के स्टाफ में शामिल जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी सीधी भर्ती करने के बजाय उनको भाड़े पे रखा जाए। मुंह से ठाए ठाए करने वाली यूपी पुलिस में अब जवान भाड़े पर भर्ती होंगे। लेकिन भाड़े वाले काम तो यूपी पुलिस ऑलरेडी कर रही है। मरना क्या मरना, तेरे को डर नहीं लगता? खैर, जब चारों तरफ इस लेटर की आलोचना हुई तो यूपी पुलिस बैकफुट पर आई और कहने लगी ये तो गलती से हुआ है। गलती से हुआ मतलब कि इतना बड़ा लेटर गलती से टाइप हो गया और उसको फिर पूरे यूपी पुलिस में सर्कुलेट भी गलती से कर दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? अगली खबर भी यूपी से जुड़ी है। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो इसके लिए यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में नए नियम कानूनों के साथ तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने एक अजीबोगरीब नोटिस जारी किया है। दरअसल पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी होटल ढाबों के जो मालिक हैं, वो अपने दुकानों के आगे बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम चिपकाएं। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले जो फलों के ठेले होते हैं, उनके मालिक भी अपने ठेले के साथ अपना नाम लगाएं, ताकि कोई कांवड़िया गलती से भी किसी मुसलमान से कुछ ना खरीद ले। बे यार यूपी पुलिस, सीखो मोदी जी से कुछ। वो ट्रिक खेलते हैं, ट्रिक कपड़ों से पहचानते हैं। आप लोग सीधा नाम पर आ गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगली खबर पर जाने से पहले मैं आपको अंग्रेजी की एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय अन्याय जैसा है। पर ऐसा लगता है कि ये कहावत बनी है असम में रहने वाले रहीम अली और उसके परिवार के लिए। दरअसल 12 साल पहले यानी कि साल 2012 में रहीम अली को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित कर दिया था। यहाँ पे ट्रिब्यूनल को आप एक कोर्ट की तरह समझ सकते हैं, जो एक विशेष प्रकार का कोर्ट होता है। रहीम अली का कहना था कि वो बहुत बीमार थे, इसलिए वो ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो पाए और इसी दलील के साथ उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। रहीम ने फिर न्याय की आखिरी आस में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को 2017 में एक फिर से ये तय करने के आदेश दिए कि वो विदेशी हैं या नहीं। इस बार भी ट्रिब्यूनल ने रहीम की तरफ से पेश दस्तावेजों में स्पेलिंग और तारीखों की गलती निकालते हुए उन्हें एक बार फिर से विदेशी घोषित कर दिया। इसके बाद 12 साल तक रहीम का परिवार कोर्ट के चक्कर काटता रहा, लेकिन अब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में रहीम अली को भारतीय नागरिक घोषित कर दिया। अब इसे विडंबना कहा जाए या दुर्भाग्य, क्योंकि रहीम अली तो 2.5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल 28 दिसंबर 2021 को रहीम अली की मौत हो गई।
खैर चलिए अगले सेगमेंट में आते हैं और देखते हैं गोदी मीडिया मोमेंट्स। देखिए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार से ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और शायद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से सफाई देते हुए पत्रकार रूपी बीजेपी के प्रवक्ता अमीश देवगन जी का मानना है बीजेपी का हालचाल ठीक ठाक है। ठीक कहा है। नेक्स्ट देखिए, यूपी में ऑल इज वेल। माय डियर फ्रेंड अमीश जी, मैं सिर्फ आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बकेती। पिछले हफ्ते मुहर्रम था, लोगों ने जुलूस निकाले, आपके सामने भी कई सारी वीडियो जुलूस की आई होंगी। मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी अमेठी से आई हुई एक वीडियो। हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये हुई कि ये लोग ऐसे नारे पुलिस थाने के सामने लगा रहे थे। बेसिकली दे वांट टू से ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, बाकी आप समझदार हो, खुद पूरा कर लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इसके बाद यूपी पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया और वो अन्यों की तलाश कर रही है। इंटरनेशनल बकेती में अगली न्यूज है, अंबानी के बेटे की शादी आखिरकार कंप्लीट हो गई। अबे इसे गुड न्यूज में डालो ना भाई, कितने भले इंसान है। भला इंसान? हाँ भाई भला इंसान है, तभी तो बेटे की शादी में इतने सारे लोग आए। सर वो तो पैसे देकर बुलाए गए थे। हाँ तो उसने अपने पैसे दिए हैं, तुम्हारे तो नहीं लिए। अरे तुम ये शादी ब्याह वाली बात छोड़ो, जाओ मेरा रिचार्ज करा दो 239 वाला। सर अब ना होगा 239 वाला, अब तो 299 चाहिए, रेट बढ़ा दिए गए हैं। रिचार्ज बढ़ा दिए तो तुम मेरी सिम पोर्ट करा दो भाई बीएसएनएल में। सर बीएसएनएल का तो नेटवर्क ही नहीं है। समझ रहे हो ना? अरे हम 2 भाई, दोनों तो भाई। बीते हफ्ते 15 जुलाई को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक ऐलान किया है कि राज्य के सभी सेमी गवर्नमेंट स्कूलों में भी आगे से अब सरकार की तरफ से नाश्ता मुहैया कराया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमके स्टालिन जी ने ये पिछले साल 25 अगस्त को सरकारी स्कूलों के लिए योजना स्टार्ट की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि सेमी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों के लिए नाश्ता मुहैया कराया जाए। इस योजना के तहत तमिलनाडु के 30,992 प्राइमरी सरकारी स्कूलों के करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स को नाश्ता दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो हर स्टेट में लिया जाना चाहिए, क्योंकि WHO के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी 5 वर्ष से कम उम्र के 2.19 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं। एडिटर अगली गुड न्यूज क्या है लेके आओ। भारत में पिछले 7 सालों में लगभग 16.5 लाख नौकरियां चली गई। एडिटर ये गुड न्यूज में क्यों डाल दिया भाई, ईडी की रेड पड़वाओगे क्या यार? इतनी बड़ी संख्या में नौकरी खोने वाले लोग इनफॉर्मल सेक्टर से हैं। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एनुअल सर्वे की अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज रिपोर्ट की तुलना करने पर सामने आए हैं। सरकार ने साल 2022-23 की रिपोर्ट अब जारी की है। इससे पहले सरकार ने ये रिपोर्ट 2015-16 में जारी की थी। इस सरकारी डेटा के मुताबिक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 2015-16 में 11.13 करोड़ थी, जो अब साल 2022-23 में घटकर 10.96 करोड़ रह गई। यानी कि अब लगभग 16.5 लाख लोग अब इस सेक्टर में नहीं हैं। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि नौकरियों में इतना बड़ा झटका लगने की वजह नोटबंदी, जीएसटी और महामारी थी। जाहिर तौर पर महामारी का असर सबसे बड़ा था, क्योंकि सरकार ने लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। लेकिन इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी ये सरकार की अपनी नीतियां थी, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार को इतना बड़ा झटका लगा। चलिए अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आते हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर में मंदिर में रखी गई एक गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी गई। इसके बाद मंदिर के पुजारी किरचराम ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि मूर्ति 2 मुस्लिम लड़कों मन्नान और सोनू ने तोड़ी है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि गणेश जी की मूर्ति तो खुद पुजारी ने तोड़ी है। पुलिस पूछताछ में पुजारी ने खुद मूर्ति तोड़ने की बात कबूली है। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी, क्योंकि इसका झगड़ा इन मुस्लिम लड़कों से था।